इसमें ये रिकॉर्ड स्टार्ट हो गया हाँ ना? स्टार्ट। सो गुड इवनिंग। सो पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। आई एम दीक्षिता दास। आई एम वर्किंग एज अ सीनियर अकाउंट ऑफिसर इन माई इंडिया लिमिटेड। आई एम चार्टर्ड अकाउंट। तो मैंने तो पास कर लिया था 2019 में। उसके बाद से आई वर्क इन आरओसी ऑफिस, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ऑफिस में काम किया है। पहले मैं ICICI बैंक में मैंने काम किया है। उसके बाद आई जॉइन ऑल इंडिया दिस ईयर। तो वहाँ पे मैं अभी काम कर रही हूँ। तो आप लोग बताओ, आप लोग ने कंपनीज एक्ट, जैसे आपका सिलेबस अभी जो मैं पढ़ाऊंगी दैट इज कंपनीज एक्ट 2013। तो आप लोग पास बुक्स है क्या सबके पास? ओके। तो आप लोग को आइडिया है, मतलब पहले आप लोग ने कभी पढ़ा है कंपनीज एक्ट? नहीं पढ़ा, नन ऑफ यू। ओके। तो आपको आइडिया है कि कंपनी क्या होता है? आप लोग जब मैं बोलती हूँ द वर्ड कंपनी, तो आप लोग को क्या दिमाग में आता है? एनी आइडिया, एनी कंपैरिजन कि अदर बिजनेस फॉर्म्स कैसे होते हैं? जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, पार्टनरशिप फॉर्म हो गया। तो कंपनी भी एक टाइप ऑफ बिजनेस है। तो उसमें हम लोग कंपनी में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, या कंपनी हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर बिजनेस फॉर्म्स? जैसे पार्टनरशिप हो गया या सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, तो व्हाट इज द डिफरेंस? आप लोगों को क्या लगता है? कुछ भी बोल सकते हो, ऐसा नहीं कि गलत हो जाएगा तो क्या होगा। व्हाट इज योर आइडिया? आर्टिफिशियल पर्सन। तो आर्टिफिशियल पर्सन और नेचुरल पर्सन में क्या डिफरेंस होता है? आर्टिफिशियल पर्सन इमूवेबल होता है, मतलब जैसे उसका एग्जिस्टेंस होता है बट आप उसको छू नहीं सकते। नेचुरल पर्सन मतलब हम लोग, मैं आप, हम लोग को बोला जाता है नेचुरल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब इट इज एग्जिस्टिंग बट यू कैन नॉट टच इट। तो वो हो गया आर्टिफिशियल एग्जिस्टेंस है, ठीक है। और एनीवन एल्स? परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल मतलब कंपनी का भी बंद नहीं होगा। एग्जैक्टली। परपेचुअल मतलब कंटिन्यूअस। सक्सेशन मतलब एक के बाद एक के बाद एक। तो परपेचुअल सक्सेशन मतलब कंपनी चलती ही रहेगा, ठीक है। ओके। तो कंपनीज एक्ट यहाँ पे देखो रेफर्स टू अ कंपनी एज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। मतलब सबसे पहला डिफरेंस क्या होता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई एक जन अपना बिजनेस चला रहा होगा, पार्टनरशिप में कुछ लोग एक साथ आके बिजनेस चला रहे हो। एसोसिएशन ऑफ पर्सन है कंपनी। तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर इकोनॉमिक पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन अ बिजनेस। कंपनी हम लोग चलाते हैं फॉर कैरिंग ऑन अ बिजनेस, कोई बिजनेस करने के लिए। अब बिजनेस ऐसा भी हो सकता है कि फॉर गेन पर्पस और अदरवाइज, ठीक है। तो वो गेन के लिए भी हो सकता है या नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए भी हो सकता है। हम लोग पढ़ेंगे आगे आगे। ये आगे क्यों नहीं पढ़ रहा? नेक्स्ट पेज में या फिर नीचे जाने के लिए क्या करें? अच्छा, मतलब इसमें तो बहुत ज़्यादा ही नीचे ऊपर नीचे हो जाएगा। मुझे जस्ट थोड़ा सा, हाँ अच्छा इसमें यहाँ पे देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। सेपरेट लीगल आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में क्या होता है कि द पर्सन और उसका बिजनेस में कोई डिफरेंस नहीं होता। बिजनेस का कोई लोन है, उसका मतलब कि उस पर्सन का लोन है। बट सेपरेट लीगल आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कंपनी के लिए कि कंपनी एक अलग पर्सन हो गया और शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो एक अलग पर्सन हो गया। आज सपोज आपके पास कोई रिलायंस का शेयर है, तो आप ये नहीं क्लेम कर सकते रिलायंस का एसेट्स मेरा एसेट्स हो गया, क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द कंपनी एंड यू। शेयर होल्डर्स अलग होते हैं, कंपनी अलग होते हैं। शेयर होल्डर्स का ये नहीं बोल सकते कि कंपनी का जितना लायबिलिटी है वो शेयर होल्डर का लायबिलिटी होता है, ठीक है। देयर इज सेपरेट लीगल पर्सन एंड आर्टिफिशियल पर्सन। इट इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर्स अलग हो गए और कंपनी अलग हो गया। इट हैज इट्स ओन इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस, ठीक है।
अभी देखो लिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब लाइबिलिटी किसका लिमिटेड बोला जाएगा? लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, कंपनी का लाइबिलिटी नहीं, हम लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, मेंबर्स का लाइबिलिटी कहाँ तक लिमिटेड होगा? जैसे आप लोगों ने सुना होगा जैसे फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स और मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स, तो दो अलग चीज़ हो गए। तो फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स, अगर किसी शेयर का सपोज फेस वैल्यू 10 रुपये है, तो कंपनी क्या करते हैं कि एक बार में पूरा 10 रुपये का आपसे ले नहीं लेते, कॉल्स सुने, कॉल ऑन शेयर्स, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, आप लोग के अकाउंट्स में पढ़ा होगा। तो फर्स्ट कॉल में सपोज 2 रुपये पर शेयर मांग लिया, सेकेंड कॉल में सपोज 3 रुपये पर शेयर मांग लिया, तो अभी भी उसका 10 रुपये में से 5 रुपये तो बाकी है ना। तो कंपनी उसका अगर रिक्वायरमेंट हुआ तो वो उस शेयर होल्डर से कितना रुपये मांग सकता है? इज लिमिटेड टू द अनपेड वैल्यू ऑफ हिज शेयर्स, उसका और नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय फेस वैल्यू का जितना अमाउंट अनपेड है उतना ही अमाउंट कंपनी शेयर होल्डर से मांग सकता है। सो द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड टू द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय देम। कोई शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर ने उस फेस वैल्यू में से जितना उसका अमाउंट अनपेड है, जितना उसका देना बाकी है, उतना ही कंपनी उससे मांग सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। कंपनी का हो सकता है 100 करोड़ का लाइबिलिटी हो, वो शेयर होल्डर को ये नहीं बोल सकते कि आप पूरा का पूरा 100 करोड़ आप दे दो। कितना बोल सकता है? जितना शेयर होल्डर्स का लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय द, नॉमिनल मतलब फेस वैल्यू। Shareholders cannot be called upon to pay more than the unpaid value of his shares. जितना उसका बाकी था, कॉल्स देने के बाद जितना बाकी था अनपेड अमाउंट उतना ही दे सकता है। Whatever may be the indebtedness of the company, चाहे कंपनी का कितना भी रुपए का लोन क्यों ना हो, the liability of the members is limited. फिर perpetual succession, शेयर होल्डर्स एक जन दूसरे जन को दे दिया, दूसरे जन तीसरे जन को दे दिया, ऐसा चलते रह सकता है। लेकिन कंपनी हैज सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, इसलिए कंपनी इज सेपरेट और शेयर होल्डर्स आर सेपरेट। तो मेंबर्स में कम एंड मेंबर्स में गो, बट कंपनी सर्वाइव्स अप टू वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप मतलब कंपनी पूरा उसका एसेट्स लायबिलिटी सब बेच बोच के पूरा पैसा ऐसा बेच के सब खत्म कर दे, मतलब कंपनी इज स्टॉप फंक्शनिंग। तो इनकॉर्पोरेशन से लेकर वाइंडिंग अप तक कंपनी चलते रहेगा। इट इज परपेचुअल सक्सेशन, मतलब कंटिन्यूसली वो चलेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ कि इसका शेयर्स कितना, कौन किसके पास है, कौन क्या होल्ड करे, उससे मतलब नहीं है, कंपनी विल कंटिन्यू। सेपरेट प्रॉपर्टी, कंपनी इज हैविंग राइट टू एक्वायर एंड ट्रांसफर प्रॉपर्टीज इन इट्स ओन नेम। ये तो समझ में आ गया कि क्योंकि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो उसका वो अपने नाम पे एसेट्स खरीद सकते हैं, अपने नाम पे लायबिलिटीज इनकर कर सकते हैं। दैट इज सेपरेट फ्रॉम द लायबिलिटीज एंड एसेट्स ऑफ द पर्सन। फिर कॉमन सील, कॉमन सील अभी देखो यहाँ पे कॉमन सील हैज़ बीन मेड ऑप्शनल। पहले क्या होता था कि कुछ डॉक्यूमेंट्स में जैसे शेयर सर्टिफिकेट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो उसमें कॉमन सील एफिक्स करना ज़रूरी था। अभी क्या हो गया कि द कॉमन सील हैज़ बीन मेड ऑप्शनल। जो जहाँ पे भी पहले कॉमन सील रिक्वायर्ड कॉमन सील टू बी एफिक्स्ड, वो सब डॉक्यूमेंट्स में अभी क्या होगा, एफिक्सिंग द कॉमन सील नाउ में इंस्टेड बी साइंड बाय, मतलब पहले जहाँ पे कॉमन सील लगाना पड़ता था वहाँ पे अभी सिग्नेचर से ही चल जाएगा। किसका सिग्नेचर? साइंड बाय 2 डायरेक्टर्स, और यहाँ पे देखो और है, हाँ, और है साइंड बाय 2 डायरेक्टर्स और 1 डायरेक्टर एंड अ कंपनी सेक्रेटरी। तो कोई 2 डायरेक्टर साइन करे तो भी हो जाएगा, या फिर 1 डायरेक्टर एंड 1 कंपनी सेक्रेटरी। एंड अगर एक डायरेक्टर एंड अ कंपनी सेक्रेटरी साइन करे तो भी हो जाएगा, या फिर 2 डायरेक्टर साइन करे तो भी हो जाएगा। ठीक है। फिर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, एक्सेप्ट इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स में। मतलब मैं अगर दूसरा किसी बाहर वाले को शेयर्स बेचना चाहूँ तो उसमें रेस्ट्रिक्शंस दिया जाता है। कहाँ दिया हुआ रहेगा? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, कि आप शेयर्स सेल करने के पहले आप अप्रूवल लोगे, सपोज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, या पहले दूसरे शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लोगे, ऐसा रेस्ट्रिक्शंस दिया हुआ हो सकता है। तो
एक्सेप्ट इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी द शेयर्स मे बी फ्रीली ट्रांसफरेबल। पब्लिक कंपनी के केस में हम लोग जैसे रिलायंस का शेयर खरीदते हैं, टाटा का शेयर खरीदते हैं, उसमें हम लोग को कोई मना नहीं है या फिर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो इसलिए बोला गया है कि शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। और एक है कैपेसिटी टू स्यू एंड बी स्यूड। स्यू मतलब लीगल केस लगाना, तो कंपनी दूसरे के ऊपर केस लगा भी सकते हैं एंड कोई दूसरा कोई भी कंपनी के ऊपर केस लॉन्च भी कर सकते हैं। तो ये सब हो गया कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स। ये आप लोग के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो मे बी दिस मे ऑल्सो कम एज वन ऑफ द डायरेक्ट क्वेश्चंस। फिर ये है लिफ्टिंग ऑफ नेक्स्ट कंसेप्ट इज लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट वेल। वेल मतलब पर्दा, और लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट वेल मतलब हम लोग जो इतना देर से पढ़ रहे हैं कि कंपनी सेपरेट, शेयर होल्डर से सेपरेट, या कंपनी का होता है सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। तो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी का जो यूज़ है ये आप लेजिटिमेट बिजनेस पर्पसेस या लॉफुल बिजनेस पर्पसेस के लिए ही आप यूज़ करोगे। यहाँ पे देखो, इट मस्ट बी यूज फॉर लेजिटिमेट बिजनेस ओनली। अगर आपने इस कंसेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी इसको आप कोई फ्रॉडुलेंट पर्पस या कोई डिसऑनेस्ट पर्पस के लिए आप यूज़ कर रहे हो, तो जो कोर्ट है जिसमें केस, सपोज आपकी कंपनी के केस में किसने फाइल किया है, कोर्ट विल लिफ्ट द कॉर्पोरेट वेल। लिफ्ट द कॉर्पोरेट वेल मतलब जो लीगल एंटिटी का एक पर्दा लगा हुआ है वो पर्दा को उठाएगा, या फिर पियर्स थ्रू द कॉर्पोरेट वेल मतलब लीगल एंटिटी का जो आपने शेल्टर लिया हुआ है उस शेल्टर को उठा के वो देखेगा कि एक्चुअल पर्सन कौन इन्वॉल्व है। तब आप ये नहीं बोल सकते कंपनी ने गलती की है, मैंने थोड़ी गलती की है, ऐसा आप नहीं बोल सकते। द कोर्ट विल लिफ्ट द कॉर्पोरेट वेल एंड चेक कि कौन पर्सन एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है। Where there is a fraudulent and dishonest use is made of the legal entity, individuals concerned will not be allowed to take shelter behind the corporate personality. आप कोई लीगल एंटिटी का कंसेप्ट का आप गलत फायदा नहीं उठा सकते। एज लॉन्ग एज यू डू अ लेजिटिमेट बिजनेस इट इज ओके, बट आप अगर उसको गलत यूज कर रहे हो कि कंपनी ने टैक्स फाइल नहीं किया या टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया, कंपनी ने टैक्स की ऑब्लिगेशंस फुलफिल नहीं किया, मैंने तो नहीं किया, डायरेक्टर्स वैसे नहीं बोल सकते। तो अगर ऐसा कुछ गलत काम हुआ है तो कोर्ट विल लिफ्ट द कॉर्पोरेट वेल एंड अटैच द एक्चुअल पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल। तब कंपनी अलग और डायरेक्टर्स अलग ये नहीं माना जाता। The court will look behind the corporate veil and take action as though no entity separates from the members existed and make the members or the controlling persons liable for debt and obligations of the company. ठीक है, यहाँ पे देखो आपको अलग अलग केस लॉज दिया गया है। द कोर्ट में इग्नोर द सेपरेट लीगल एंटिटी स्टेटस ऑफ अ कंपनी वेयर इट इज यूज्ड फॉर टैक्स इन्वेशन और सर्कमवेंटिंग टैक्स ऑब्लिगेशन। मतलब टैक्स ऑब्लिगेशन पे नहीं करना या टैक्स इवेशन, टैक्स का चोरी करना। तो इसका ऐसे केस लॉज आपको दिए गए, ये आप पढ़ सकते हो। अभी आपके आते हैं काइंड्स ऑफ कंपनी। काइंड्स ऑफ कंपनी मतलब बेसिकली तीन टाइप के कंपनीज होते हैं, दो टाइप के कंपनीज होते हैं, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। ओके, और प्राइवेट कंपनी का और एक सब पार्ट है वन पर्सन कंपनी। तो पब्लिक कंपनी में क्या होता है कि अगर आपको पब्लिक कंपनी फॉर्म करना है तो यू हैव टू हैव मिनिमम ऑफ 7 पर्सन्स। तो 7 और मोर पर्सन्स जाके पब्लिक कंपनी फॉर्म कर सकते हैं, 2 और मोर पर्सन्स जाके प्राइवेट कंपनी फॉर्म कर सकते हैं, एंड 1 पर्सन इज इनफ टू फॉर्म अ 1 पर्सन कंपनी। तो पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम कितने लोग चाहिए? 7। प्राइवेट कंपनी फॉर्म करना है तो उसके लिए कितने लोग चाहिए? 2, एंड 1 सिंगल इंडिविजुअल पर्सन इज इनफ टू फॉर्म अ 1 पर्सन कंपनी। अब क्या होता है कि 1 पर्सन कंपनी में तो सिर्फ एक ही पर्सन है। अब क्या होगा कि सपोज एनी डे उसका डेथ हो गया या फिर कोई और कंडीशन में आपने कॉन्ट्रैक्ट टाइप पढ़ा होगा, उसमें इनकैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, कुछ सर्कमस्टेंसेस दिए हुए हैं, ल्यूनर भी हो सकते हैं या फिर डेरिवेटिव बिहेवियर ये सब दिया हुआ है,
तो अगर वैसा कंडीशन हो गया तो दैट पर्सन विल बी इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर इनकेपेबल हो गया एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट के लिए, या फिर सब्सक्राइबर का डेथ हो गया, मतलब जो पर्सन है सब्सक्राइबर मतलब द पर्सन हु फॉर्म द ओपीसी, तो एक ही मेंबर है, उसी का अगर डेथ हो जाता है या वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए इनकेपेबल हो जाता है, तो तब कंपनी कैसे चलेगा? तो उसके लिए क्या किया गया है लॉ में, उसके लिए बनाया गया है कि एक प्रोविजन होगा कि वो एक नॉमिनी भी अपना लेके चले। तो वो अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अपना नॉमिनी का भी नाम देगा। अब मैंने दो वर्ड्स मेंशन किया था, एक था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक था आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। एनी आइडिया कि क्या है, कैसे है, मेमोरेंडम क्या होता है, आर्टिकल्स क्या होता है? मेमोरेंडम हो गया कि उसमें लिखा हुआ रहता है कि पावर्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी, मतलब किस ऑब्जेक्टिव से वो कंपनी खोला गया था। तो उसमें नाम लिखा हुआ रहेगा कंपनी का, कौन सा स्टेट में वो कंपनी रजिस्टर्ड है वो लिखा हुआ रहेगा, फिर ऑब्जेक्टिव्स लिखा हुआ रहेगा कि वो कंपनी किस रीजन से फॉर्म हुआ है। सपोज स्पोर्ट्स साइकिल में डील करने के लिए ये कंपनी फॉर्म किया गया है, सपोज ट्रॉफीज में भी वो डील करेगा। तो अब इस जो ये दिया गया है इस दायरे के बाहर वो कंपनी नहीं जा सकता, ठीक है। तो वो एमओए में जितना उसका ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है उतना ही वो कंपनी काम कर सकता है। अब वो जाके एग्रीकल्चरल बिजनेस नहीं कर सकता, वो जाके अभी जैसे कोई दूसरा टाटा का प्रोडक्ट या फिर टाटा स्टील का प्रोडक्ट उसमें डील नहीं कर सकता। तो ऑब्जेक्टिव्स इसलिए इम्पोर्टेंट है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेनली ऑब्जेक्टिव्स लिखा हुआ रहता है और नेम, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, ये सब लिखा हुआ है। आर्टिकल्स ऑफ मेमोरेंडम हो गया कि बाहर वाले के लिए, इट इज अवेलेबल फॉर पब्लिक इंस्पेक्शन, तो इट इज फॉर द आउटसाइडर्स। आउटसाइडर्स को अगर जानना है कि ये कंपनी किस लिए फॉर्म किया गया था, तो आउटसाइडर्स उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देखते हैं कि अच्छा ये इसका नाम है, यहाँ पे वो सिचुएटेड है, ये काम कर सकता है, तो दिस इज फॉर द आउटसाइडर्स। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या हो गया? इनसाइडर्स के लिए, इंटरनल रेगुलेशंस के लिए, डे टू डे एक्टिविटीज कैसे काम होगा, शेयर ट्रांसफर कैसे होगा, वोटिंग कैसे होगा, तो डायरेक्टर्स अगर कुछ करना चाहे तो वो लोग कैसे काम करेंगे, तो ये सब हो गया आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो आर्टिकल्स हो गया इंटरनल काम के लिए, मेमोरेंडम हो गया आउटसाइडर्स के लिए। तो जो 1% कंपनी है वो उसके केस में क्या होता है, जो मेमोरेंडम होगा 1% कंपनी का जो मेमोरेंडम होगा उस मेमोरेंडम में नॉमिनी का नाम भी दिया हुआ रहेगा। अगर सब्सक्राइबर का डेथ हो गया या सब्सक्राइबर इनकेपेबल हो गया एंट्री इनटू कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो तब उसका बिजनेस किसको ट्रांसफर हो जाएगा? नॉमिनी को। तब नॉमिनी विल हैव द सेम राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस एज द सब्सक्राइबर, ठीक है। अब क्या होता है कि जो नॉमिनी है वो नॉमिनी में विड्रॉ हिज, अच्छा जो आप किसी को नॉमिनी आप बनाओगे, वो नॉमिनी जस्ट मैं इनका नाम नहीं दे सकती कि ये मेरा नॉमिनी, पहले मुझे तो पूछना होगा आर यू रेडी टू बी माई नॉमिनी। तो वो अगर कंसेंट देते हैं कि हाँ मैं नॉमिनी के हिसाब से काम करूँगी, देन एंड दैट कंसेंट हैज टू बी रिटन कंसेंट। तो प्रायर रिटन कंसेंट में लूँगी उनसे कि येस आई वर्क एज योर नॉमिनी, तब मैं जाके नॉमिनी एज ए नॉमिनी उनका नाम में एमओए में लिख सकती हूँ। अब सिचुएशंस क्या क्या होते हैं कि ये विड्रॉ कर लिया अपना नाम, नॉमिनेशन मतलब ये विड्रॉ कर लिया अपना कंसेंट कि आई नो लॉन्गर बी योर नॉमिनी, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। या फिर मुझे लग सकता है कि मुझे इनका नाम नॉमिनी नहीं देके अभी आगे से इनका नाम नॉमिनी में देना चाहिए, तो आई कैन चेंज द नॉमिनी ऑल्सो एट एनी टाइम चेंज द नॉमिनी, ठीक है। इसमें हम लोग और डिटेल्स में पढ़ेंगे कि ये जो केसेस होते हैं जब नॉमिनी चेंज कर दिया जाता है या फिर जब नॉमिनी खुद ही बोलते हैं कि विड्रॉ कर लेती हूँ मैं अपना कंसेंट, तो तब क्या होता है, कैसे होता है, वी विल स्टडी। फिर यहाँ पे देखो कंपनी अंडर सेक्शन 1, जो पब्लिक कंपनी है या फिर जो प्राइवेट कंपनी है या ओपीसी है, कंपनी फॉर्म्ड अंडर सबसेक्शन 1 मे बी ईदर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, जो हम लोग नॉर्मल कंपनी बोल के जानते हैं, तो जो शेयर कैपिटल होता है कंपनी का, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मतलब शेयर कैपिटल वाला कंपनी, जिसमें द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड अप टू द शेयर वैल्यू अनपेड
ऐसा कंपनी हो गया कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, जिसका शेयर कैपिटल होगा। उसके बाद है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी मतलब कोई भी जैसे उसका मेंबर्स जो होगा वो लोग मेंबर्स क्या बोलेंगे, वन मेंबर सपोज मी, मैं बोलूँगी कि आई अंडरटेक टू कंट्रीब्यूट से 10 lakhs टू द कॉमन फंड ऑफ द कंपनी। मैं गारंटी दूंगी कि मैं 10 लाख रुपए आई कंट्रीब्यूट। सपोज अनदर मेंबर इज देयर, अनदर मेंबर विल से आई अंडरटेक टू कंट्रीब्यूट 50 lakhs टू द कॉमन फंड। तो ये जो गारंटी दिया जाता है उस गारंटी के बेसिस पे कंपनी जो फॉर्म होती है उसे बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। तो उसका जो मैं दे रही हूँ गारंटी, मेरा गारंटी कितना तक है, 10 लाख। The amount that I am undertaking to contribute, only that much amount that will be my liability. और एक होता है कि अनलिमिटेड कंपनी, इसमें कोई लायबिलिटी नहीं, कंपनी जितना मांग सकती है मेरे से उतना दैट आई हैव टू पे। ठीक है, उसके मतलब दीज आर द बेसिक क्लासिफिकेशंस। इसी में से बना के आप लोग ने इतना आप लोगों को दिया गया, स्टैट्यूटरी कंपनीज, रजिस्टर्ड, एग्जिस्टिंग, ये सब हम लोग सब डिटेल्स में अभी देखेंगे। सबसे पहले डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे प्राइवेट कंपनी। इसमें यहाँ पे देखो, द मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर पब्लिक और प्राइवेट कंपनी हैज़ बीन डन अवे विथ। डन अवे विथ मतलब अभी ख़त्म कर दिया गया है, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तो कोई भी पब्लिक कंपनी हो चाहे कोई भी प्राइवेट कंपनी हो, उसमें अगर कोई आपको पूछे कि व्हाट इज़ द मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल, तो बोलेंगे कि कोई ऐसा मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल का रिक्वायरमेंट है ही नहीं। एकदम मिनिमम से मिनिमम 10,000 10 लाख रुपए से भी आप कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल्स, आर्टिकल्स मतलब आपको पता है द इंटरनल रेगुलेशंस में जो लिखा हुआ होगा। तो प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल्स रेस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स। मैंने आपको बोला था कि जो प्राइवेट कंपनी होता है, प्राइवेट कंपनी में शेयर्स ट्रांसफर करने में रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है कि बेसिकली प्राइवेट कंपनी क्या होती है, छोटी कंपनी, फैमिली ओन बिजनेसेस, जिसको एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर का जरूरत था तो वो लोग ने कंपनी खोल लिया, पापा मम्मी दादा दादी भाई बहन मिलकर कंपनी खोल लिया। अब रेस्ट्रिक्ट करने का इच्छा ये नहीं है कि देयर इज नो कंप्लीट बैन, आप शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है आप, बट यू हैव टू कंप्लाई विद द रेस्ट्रिक्शंस दैट आर इम्पोज्ड इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स में जो जो रेस्ट्रिक्शंस दिया गया है उसको कंप्लाई करते हुए यू कैन ट्रांसफर द शेयर्स, बट देयर आर रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, अब रेस्ट्रिक्शंस इसलिए डालते हैं ताकि जो फैमिली बिजनेस में है, तो फैमिली इज लाइक माइंडेड फैमिली ना, तो वो लोग अपना काम एक तरह से करें। अब कोई सपोज जो बेटा जाके अभी दूसरा बाहर वाले को शेयर्स बेच के आ गया, तो वो तो मतलब बाहर वाला हो गया ना, तो उसकी वजह से प्राइवेट कंपनी में रेस्ट्रिक्शंस डाला जाता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कि शेयर्स ट्रांसफर करने में क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस होंगे। तो देयर आर रेस्ट्रिक्शंस इन द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1 person कंपनी लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 200। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी कैन बी 200 मेंबर्स ओनली। ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट इसलिए बोला गया कि 1 person कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी, बट 1 person कंपनी में तो एक ही मेंबर होंगे, तो 1 person कंपनी को छोड़ के बाकी जितना भी प्राइवेट कंपनीज है, वो प्राइवेट कंपनीज में मेंबर्स का मैक्सिमम नंबर कितना होगा, 200। अभी ये बोला गया कि प्रोवाइडेड दैट कोई 2 or more persons अगर कोई शेयर्स होल्ड करे जॉइंटली, जैसे हम लोग का जॉइंट अकाउंट होता है, तो जॉइंट अकाउंट में 2 or more persons एक जॉइंट अकाउंट करते हैं, तो सिमिलरली 2 or more persons अगर एक शेयर होल्ड करे तो दे शैल बी ट्रीटेड एज अ सिंगल मेंबर। तो 200 में जब मेंबर काउंट करोगे तो उन दो जन को दो नहीं काउंट करोगे, जॉइंटली होल्ड करें तो उसको एक ही पर्सन काउंट करोगे। ठीक है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट persons who are in the employment of the company shall not be included in the number of members। persons who are in the employment of the company मतलब employees, उस कंपनी के एम्प्लॉइज को shall not be included in the number of members, मतलब 200 में उसको काउंट नहीं करोगे। इसका मतलब क्या कि जैसे ईसॉप का नाम सुना आप लोगों ने, सो
एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान, मतलब इसमें क्या क्या कंसेप्ट है कि जैसे कंपनी अपने एम्प्लॉइज को ही शेयर्स देते हैं, किस रीजन से देते हैं कि उसको अगर मतलब एम्प्लॉई को अगर अपना ही कंपनी का शेयर्स दिया तो वो अच्छे से काम करेगा, अच्छा से काम करेगा तो कंपनी का सेल्स अच्छा होगा, प्रॉफिट अच्छा होगा, तो शेयर्स में उसको डिविडेंड या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन शेयर्स में तो उसका एम्प्लॉई का ही बेनिफिट होगा, तो इस रीजन से ईसॉप देते हैं। तो इसका मोटिव ये है कि आप चाहे एम्प्लॉइज को जितना मर्जी शेयर्स दो, वो 200 के नंबर में काउंट नहीं होगा। 200 इज ओनली फॉर द आउटसाइडर्स, मतलब आउटसाइड मेंबर्स जितना होल्ड करना चाहे उतना के लिए। एम्प्लॉइज विल नॉट बी काउंटेड इन द नंबर ऑफ 200 प्रेजेंट एम्प्लॉइज। Persons who are in the employment of the company means present employees who are working as the employees of the company, उनका 200 में काउंटिंग नहीं होगा। अब पर्सन बी, अब केस ये है ये सपोज डेट ऑफ ज्वाइनिंग है एम्प्लॉई का, ठीक है, डेट ऑफ हो गया क्या? सपोज एम्प्लॉय ने इस दिन जॉब में ज्वाइन किया, ठीक है, इस दिन जॉब में ज्वाइन किया, कुछ दिन वो एम्प्लॉय काम किया, उसके बाद उसको शेयर्स मिला या उसने शेयर्स खरीदा, ठीक है, तो वो मेंबर बन गया कंपनी का। अब क्या हुआ, कुछ दिन बाद वो जॉब करते हुए उसने रिजाइन किया या उसका रिटायरमेंट हो गया, वो तो अभी भी मेंबर है। ऐसे अब मेंबर है बट उसको क्या बोला जाएगा, पास्ट एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो ऐसा पास्ट एम्प्लॉई जो एम्प्लॉयमेंट में रहते हुए शेयर्स खरीदा बट अभी भी मेंबर है, समझ में आया बात? पहले वो ज्वाइन किया एज एन एम्प्लॉई, उसके बाद उसको शेयर्स मिला, उसके बाद वो काम करते हुए फिर वो छोड़ दिया या रिजाइन कर दिया, बट वो स्टिल मेंबर है, वो अभी भी शेयर्स होल्ड कर रहा है। तो ऐसे पर्सन को भी 200 में इंक्लूड नहीं करेंगे। पास्ट एम्प्लॉइज हु आर स्टिल मेंबर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। पर्सन्स हु, अभी आप एक बार पढ़ लो, पर्सन्स हु हैविंग बीन फॉर्मरली इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। फॉर्मरली इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी मतलब पहले वो एम्प्लॉयमेंट में था, ठीक है। वेड मेंबर्स ऑफ द कंपनी वाइल इन दैट एम्प्लॉयमेंट, जब वो एम्प्लॉयमेंट में था तब वो मेंबर बना। एंड हैव कंटिन्यूड टू बी मेंबर्स आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट सीज्ड, एंड हैव कंटिन्यूड टू बी मेंबर्स, वो मेंबर में है, वो कंटिन्यू हो रहा है, उसका एम्प्लॉयमेंट सीज हो गया बट अभी भी वो मेंबर में कंटिन्यू हो रहा है। शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नंबर ऑफ मेंबर्स। एनी डाउट इन दिस, इस पॉइंट में? क्योंकि लैंग्वेज थोड़ा सा ट्रिकी है, तो आप ये ऐसे कोई लाइंस दो ड्रॉ कर लो तो आपको बाद में समझने में आसानी होगा। पहले वो एम्प्लॉयमेंट जॉब ज्वाइन करते हैं, फिर वो मेंबर बनते हैं, वो जॉब छोड़ देते हैं बट स्टिल वो मेंबर है। ऐसा एम्प्लॉयज को पास्ट एम्प्लॉयज who are still members and they have joined, they have become members after joining their job, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कोई अगर पहले मेंबर, सपोज यू मी और पर्सन, हम लोग कोई अगर एक जन मेंबर पहले बन जाते हैं, मतलब शेयर्स खरीद लेते हैं, उसके बाद जाके उस कंपनी में हम लोग घुस गए, तो विल वी बी काउंटेड? वी विल बी काउंटेड इन 200, क्योंकि यहाँ पे क्या बोले, पहले आपको एम्प्लॉयमेंट में
एम्प्लॉइज मेंबर बन रहे हैं, इसको आप ध्यान रखो, जो एम्प्लॉइज है उसको शेयर मिल रहे हैं तो वो 200 में काउंट नहीं होगा, उसको जितना मर्जी शेयर है। बट जो पहले मेंबर है उसमें वो काबिलियत है कि वो खुद जाके शेयर्स खरीद सकता है, तो ही इज नॉट एज गुड एज अ नॉर्मल मेंबर। बाद में उसको जॉब मिलेगी वो अलग बात है, ठीक है। तो दिस विल बी काउंटेड एज अ मेंबर इन 200 एंड दिस विल नॉट बी काउंटेड अमाउंट द 200, ठीक है। क्लियर? एनीवन एनी डाउट? ठीक है, तो ये तो हो गए एक्सक्लूजन, मतलब एक्सक्लूजन इन द नंबर ऑफ 200, और ये हो गया आप बोल सकते हो एक इंक्लूजन कि एज अ सिंगल मेंबर ट्रीट होगा। उसके बाद नंबर 3, ये कंडीशन चल रहा है, एक है रेस्ट्रिक्ट्स टू द राइट टू ट्रांसफर शेयर्स, दूसरा है लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200, और तीसरा है प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक। अब क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी जाके पब्लिक से पैसा नहीं ले सकता, मतलब पब्लिक एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकता कहीं न्यूज़पेपर में या वेबसाइट में कि दिस ऑफर इज ओपन टू ऑल, काइंडली कम एंड सब्सक्राइब टू आवर शेयर्स। पब्लिक से पैसा नहीं उठा सकता, और यहाँ पे टर्म यूजेस सिक्योरिटीज, मतलब शेयर्स से भी पैसा नहीं उठा सकता, डिवेंचर्स या फिर दूसरा कोई भी सिक्योरिटीज, दूसरा कोई भी मीडियम से पब्लिक से वो पैसा नहीं उठा सकता। पब्लिक से उठाना तो दूर की बात है, इनवाइट भी नहीं कर सकता। प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक, आप एडवर्टाइजमेंट नहीं दे सकते, आप पब्लिकली वेबसाइट में नहीं डाल सकते टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। तो 3 रेस्ट्रिक्शंस है, मतलब 3 कंडीशंस है प्राइवेट कंपनी का। एक है राइट्स ऑफ द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, इसमें रेस्ट्रिक्शन है। दूसरा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 200 है, और तीसरा है कि आप इन्विटेशन नहीं कर सकते पब्लिक को आपके सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने के लिए। यहाँ पे लेकिन लिमिट ऑफ इट्स मेंबर्स टू 200 है, हाँ, मतलब शेयर्स के लिए है। डिवेंचर होल्डर्स आर नॉट काउंटेड इन दिस 200, तो डिवेंचर से जितना पैसा उठाना है उठा लो, बट मेंबर्स तो सिर्फ 200 ही होंगे। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट हियर करके जो बोला गया है कि जो रेस्ट्रिक्शंस है वो रेस्ट्रिक्शंस सिर्फ आर्टिकल्स में दिया हुआ रेस्ट्रिक्शंस को ही रेस्ट्रिक्शंस माना जाएगा। कोई 2 शेयर होल्डर के बीच में वो लोग डिस्कस करके कि आज से ना ये रेस्ट्रिक्शन भी चलेगा, हाँ, वो लोग आपस में डिस्कस करके कोई रेस्ट्रिक्शन किसी के ऊपर इम्पोज नहीं कर सकते। जो आर्टिकल्स में लिखा हुआ है दैट ओनली दैट इज एप्लीकेबल एज अ रेस्ट्रिक्शन। फिर यहाँ पे बोला गया है कि इंक्लूजन और एक्सक्लूजन के बारे में। अ प्राइवेट कंपनी कैन नॉट मेक अ पब्लिक ऑफर ऑफ इट्स सिक्योरिटीज। प्राइवेट कंपनी को अगर रेज करना है अपना कैपिटल तो इट हैज़ टू बी डन थ्रू प्राइवेट अप्रोच। मतलब प्राइवेटली आप कैसे कैपिटल रेज करोगे? बाय इंडिविजुअली गोइंग टू द पर्सन एंड सीकिंग हिज अप्रूवल। मतलब मैं अगर इनसे डायरेक्टली जब पूछना होगा कि आर यू रेडी टू इन्वेस्ट इन माई कंपनी, आर यू रेडी टू, तो सिर्फ इन्विटेशन सिर्फ स्पेसिफिक पर्सन के लिए होगा। मैं इनको जा सकती हूँ, इनको जा सकती हूँ, इनको जा सकती हूँ, स्पेसिफिकली जा के मुझे पूछना होगा, पब्लिकली एडवर्टीजमेंट नहीं डाल सकते। तो जिसको पूछा वो लोग से रिस्पॉन्स मिलेगा कि हाँ मुझे पैसा डालना है आपके कंपनी में, नहीं डालना है, तो वो हो सकता है। तो रेजिंग कैपिटल बाय प्राइवेट अप्रोच बाय गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट टू द पर्सन्स अप्रोच्ड एंड नॉट टू अदर्स। ठीक है, तो जिसके पास गए उससे पैसा रेज कर सकते हो, बाकी पब्लिक को जाके पैसा नहीं, मतलब पब्लिक को जाके इन्वाइट नहीं कर सकते कि आओ सब कोई मेरे कंपनी में पैसा डालो। ठीक है, अभी आते हैं पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी के डेफिनेशन क्या दिया हुआ है कि पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एनी कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी इज अ पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी
restricts the right to transfer its shares. तो पब्लिक कंपनी में क्या होगा? फ्रीली ट्रांसफरेबल. हम लोग देखते हैं मार्केट में इट इज फ्रीली ट्रांसफरेबल. फिर हम लोग ने देखा था कि लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 200. तो इसमें कोई लिमिट नहीं है. और तीसरा हम लोग ने देखा था कि इन्विटेशन टू द पब्लिक नहीं कर सकते. तो इसमें कर सकते हैं. हम लोग देखते हैं आईपीओ लाते हैं, एफपीओ लाते हैं. तो ये हो गया डेफिनेशन. और हमने एक डेफिनेशन ये पढ़ा था कि मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स में डेफिनेशन, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स. उसमें 7 नंबर ऑफ पब्लिक में 7 चाहिए और प्राइवेट में 2 चाहिए. मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स तो डेफिनेशन में मेरी 200 का लिमिट है और इसमें पब्लिक में 200 का लिमिट नहीं है, मतलब अनलिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स. ठीक है. Public companies have more scrutiny and regulations levied on them as compared to private companies. ठीक है. मतलब पब्लिक कंपनीज में ज़्यादा स्क्रूटनी इसलिए होता है क्योंकि पब्लिक का पब्लिक कंपनी इटसेल्फ सेज कि पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व है. तो इसमें ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस है, ज़्यादा कंप्लायंसेस है. मतलब बेसिकली स्क्रूटनी और रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा है. प्राइवेट कंपनी में इट इज़ कंपैरेटिवली रिलैक्स है और ओपीसी में तो और ही रिलैक्स है. ठीक है. तो ये और डिफरेंस हो गया. अभी हम लोग डिटेल्स में आते हैं ओपीसी. This one-person company is a feature that was proposed for the first time in Companies Act. कंपनीज एक्ट का ये नया फीचर था कि ये नया टाइप ऑफ कंपनीज में इंट्रोड्यूस किया गया था. ओपीसी को बहुत सारा ये नॉमिनी वाला चीज़ तो मैंने बताई आपको. ओपीसी का एक नॉमिनी रहना होगा. वो नॉमिनी उसके डेथ में या इनकैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट में नॉमिनी विल गेट ऑल द राइट्स एंड लायबिलिटीज. ठीक है. तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है. ओपीसी को बहुत सारा रिलैक्सेशंस है. ओपीसी नीड नॉट प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट. कैश फ्लो स्टेटमेंट का आइडिया आप लोगों को क्या होता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, उसका है हम लोग डिटेल्स देते हैं कि हम लोग का पैसा कहाँ से आया, कहाँ गया. तो वो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का ज़रूरत नहीं है ओपीसी को. ठीक है. फिर एनुअल रिटर्न कैन बी साइन बाय डायरेक्टर एंड नॉट नेसेसरली बाय अ कंपनी सेक्रेटरी. डायरेक्टर साइन करते तो ही हो जाएगा. एजीएम बुलाने का ज़रूरत नहीं. एजीएम मतलब एनुअल जनरल मीटिंग, मतलब शेयर होल्डर्स का मीटिंग. तो वो शेयर होल्डर्स तो वो एक इकलौता वो अकेला ही शेयर होल्डर है, तो उसको मीटिंग बुलाने की ज़रूरत नहीं है. फिर अदर प्रोविजंस रिलेटेड टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग. एनुअल जनरल मीटिंग हो गया कि साल में एक बार तो बुलाना ही है मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स. एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कब होता है कि जब सपोज कोई सिचुएशन अराइज होता है, जैसे कंपनी का नाम चेंज करना पड़ गया या फिर जैसे रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करने का जरूरत हो गया, इस स्टेट से उस स्टेट लेके जा रहे हैं. तो ये सब केसेस में एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना होता है. तो प्रोविजंस रिलेटिंग टू ईजीएम, एजीएम डू नॉट अप्लाई टू ओपीसीज. फिर रेजोल्यूशन पास करने का जरूरत नहीं. रेजोल्यूशन मतलब डिसीजन. रेजोल्यूशन पास करने का जरूरत नहीं. उसको मिनट बुक में एंट्री कर दिया तो ही हो जाएगा. मिनट बुक मतलब एक रिकॉर्ड बुक, लॉग बुक, कि कौन सा डिसीजन कब पास हुआ, कौन सा डेट में पास हुआ, कितना लोग फेवर में थे, कितना लोग अगेंस्ट में थे. वो मिनट बुक में एंटर कर देने से इट विल बी डीम्ड कि हाँ रेजोल्यूशन पास हो. क्योंकि वो अकेला क्या मीटिंग करेगा, वो अकेला जब मिनट बुक में एंटर कर देगा उसका मतलब कि रेजोल्यूशन हैज बीन पास. फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन बी फाइल्ड विद इन 6 months फ्रॉम द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एज अगेंस्ट 30 days. बाकी कंपनीज को फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने के लिए 30 days का टाइम है, जबकि इसको
6 मंथ्स का टाइम दिया गया है फ्रॉम द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मतलब मार्च में फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है, तो मार्च से 6 मंथ्स के अंदर ओपीसी को फाइल करने से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने से हो जाएगा। तो ये कुछ रिलैक्सेशन दिए गए हैं। अभी देखो एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी किसका, provides that only a natural person who is an Indian citizen, resident of India, shall be eligible to incorporate an OPC and nominee. जो मेंबर ओपीसी खोलना चाहता है तो वो मेंबर का एलिजिबिलिटी क्या है और नॉमिनी का भी एलिजिबिलिटी क्या है। 3 कंडीशंस है। एक है वो नेचुरल पर्सन होना हो, कोई कंपनी कैन नॉट फॉर्म अनदर ओपीसी, कंपनी कैन नॉट बी अ शेयर होल्डर ऑफ द ओपीसी, ओपीसी का मेंबर कोई नेचुरल पर्सन ही होगा, एंड ही हैज टू बी इंडियन सिटीजन, एनआरआई या फॉरेन पर्सन नहीं होगा, इंडियन सिटीजन, एंड रेसिडेंट इन इंडिया। रेसिडेंट इन इंडिया मतलब person who has stayed in India for a period not less than 182 days during immediately preceding one financial year. आज सपोज 15 सितंबर, तो 15 सितंबर के preceding one immediately preceding one financial year कौन सा होगा, 22-23। तो 22-23 में he has to stay in India for a period not less than 182 days, मतलब minimum 182 days he has to stay in India during 22-23। तो अब ये इसलिए डाला क्योंकि अगर पूरा साल वो बंदा बाहर ऑस्ट्रेलिया में न्यूजीलैंड में रहता है तो वो अगर इंडिया में कुछ गड़बड़ किया उसको पकड़ेंगे कैसे, इसलिए 182 डेज का कंडीशन डाला। ही हैज टू बी रेसिडेंट इन इंडिया, उसको बोलेंगे मिनिमम 182 डेज वो रेसिडेंट इन वो इंडिया में रहा ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग वन फाइनेंशियल ईयर, तब माना जाएगा कि he is eligible to become a member of OPC. अभी आते हैं कंडीशंस पे। कंडीशंस फॉलोइंग आर द कंडीशंस इन फॉर्मेशन ऑफ एन ओपीसी। No natural person shall be eligible to incorporate more than one OPC. मतलब one person, one OPC. That is the relation. One person जाके 5 OPC नहीं बोल सकता कि मैं सब में member, ऐसा नहीं हो सकता। One person, one OPC. Or become nominee in more than one OPC. Nominee भी one nominee, one OPC. वो nominee भी जाके अलग-अलग जगह में nominee बनने वाले हैं। Where a natural person being a member of an OPC becomes a member in another company by virtue of his being a nominee in that OPC. OPC 1 में सेम पर्सन, OPC 1 में सेम पर्सन इज द मेंबर एंड दिस मेंबर इज अ नॉमिनी इन OPC 2। ठीक है, अब सपोज इस OPC का जो मेंबर है उस मेंबर का डेथ हो गया या कुछ हो गया उसके साथ, तो वो नॉमिनी ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाएगा। अब क्या होता है कि एक साथ एक ही पर्सन दो जगह मेंबर, अब ये तो पॉसिबल नहीं है। तो सच पर्सन शैल मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विद इन 182 डेज। ठीक है, वेयर अ नेचुरल पर्सन बीइंग अ मेंबर ऑफ OPC इन OPC 1 becomes a member in another such company by virtue of his being a nominee in that OPC, becomes a member
मेंबर बन जाता है इन अनदर सच कंपनी बाय वर्च्यू ऑफ हिज बीइंग अ नॉमिनी इन दैट ओपीसी. सच पर्सन शैल मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विद इन 182 डेज. ठीक है, तो मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दो जगह तो वो नहीं बन सकता, तो कोई एक जगह में उसको छोड़ना होगा ओपीसी. No minor shall become member or nominee of OPC or can hold shares with beneficial interest. Minor का यहाँ पे कोई सीन नहीं है. Minor member भी नहीं बन सकता, minor nominee भी नहीं बन सकता, minor beneficial interest में shares भी hold नहीं कर सकता. ठीक है. Such company cannot be incorporated or converted into Section 8 company. Section 8 company मतलब समाज कल्याण वाला कंपनी. जैसे for the promotion of art, science, commerce, sports. अब कोई कंपनी खोलते हो तो उसका सोल ऑब्जेक्टिव होता है कि उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना. वो प्रॉफिट अर्निंग मोटिव से कोई काम नहीं करता, तो वो होते हैं सेक्शन 8 कंपनी. तो सेक्शन 8 कंपनी और ओपीसी का भी कोई रिलेशन नहीं है. सेक्शन 8 कंपनी को मतलब एज ए सेक्शन 8 कंपनी ओपीसी फॉर्म नहीं हो सकता. सच कंपनी कैन नॉट कैरी आउट एनबीएफआई एक्टिविटीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज. मतलब एनबीएफसी में तो आरबीआई का रेगुलेशंस रहता है, बहुत रिस्ट्रिक्शंस एंड स्क्रूटनी और ये रेगुलेशंस रहते हैं, तो ये सब बड़ा काम ये ओपीसी नहीं करेगा. फिर नो सच कंपनी कैन कन्वर्ट वॉलंटरली इनटू एनी काइंड ऑफ कंपनी अनलेस 2 years हैव एक्सपायर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी. सपोज आज इनकॉर्पोरेट हुआ है ओपीसी 15 सितंबर 2023 को. आज से 2 साल तक 2 years from the date of incorporation of OPC. आज से 2 साल तक OPC cannot convert itself into any other kind of company. मतलब दूसरा प्राइवेट कंपनी या दूसरा पब्लिक कंपनी वो नहीं बन सकता. There is a restriction. No such company can convert voluntarily into any kind of company unless 2 years have expired from the date of incorporation of OPC. ठीक है, 2 साल तक OPC ही रहना होगा. Except paid up share capital is increased beyond 50 lakhs or average annual turnover exceeds 2 crore rupees. मतलब उसका ओपीसी छोटा कंपनी नहीं रह के अब उसका स्केल ऑफ बिजनेस बड़ा हो गया, तो पेड अप शेयर कैपिटल अगर 50 लाख से ज़्यादा हो गया या फिर एवरेज एनुअल टर्नओवर उसका 2 करोड़ से ज़्यादा हो गया, तो इन दो कंडीशन अगर फुलफिल हो जाता है तो वो ओपीसी प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो सकता है. ठीक है. इसके बाद ये जो बेनिफिट्स वाला है ये आप लोग का एग्जाम क्वेश्चन है. हाँ, बेनिफिट्स ऑफ 1% कंपनी. इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स को बेनिफिट मिलता है ऑफ द कंपनी स्ट्रक्चर. ठीक है. पहले क्या होता था कि एटलीस्ट 2 शेयर होल्डर्स वर रिक्वायर्ड. मेरे पास सपोज एक बिजनेस आइडिया है बट मैं कंपनी पहले खोल नहीं सकती थी. क्यों? मिनिमम मुझे और एक पार्टनर ढूंढना होगा. मिनिमम प्राइवेट कंपनी फॉर्म करने के लिए 2 लोग चाहिए. तो अभी क्या हो गया है कि एक पर्सन जिसके पास एक कुछ बिजनेस आइडिया है वो अकेला ही जाके कंपनी खोल सकता है. ठीक है. और इसमें अपॉर्चुनिटीज़ दिया गया था मतलब ताकि स्मॉल बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, पॉटरी इन तरह के लोगों को, आर्टिसंस को कंपनी स्ट्रक्चर का बेनिफिट मिले. Amount of compliance by a 1% company is much less in terms of filing returns, balance sheets, audit, etc. Compliances 1% कंपनी के लिए मैंने पहले ही आपको दिखाया बहुत सारे रिलैक्सेशन है. नीचे और देखेंगे कि बहुत सारा सेक्शन है जो ओपीसी का अप्लाई ही नहीं होता. तो 1% कंपनी के लिए रिलैक्सेशन बहुत है इन टर्म्स ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स. तो न्यू कंसेप्ट विद बूस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स. ये मतलब और एक डायरेक्ट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आया था. मैंने आपको उसमें आपके उसको व्हाट्सएप ग्रुप में एक चीज़ शेयर किया था.
लॉ पढ़ो तो उसको डायग्रामेटिक फॉर्म में किसने किसको क्या दिया, कितना डेज के अंदर कब दिया, ये सब डायग्रामेटिक फॉर्म में आप लिख लो तो आपको रिटेंशन बेटर रहेगा। केस 1 नॉमिनी विड्रॉज हिज कंसेंट, मतलब ओबीसी का नॉमिनी बोल रहा है कि मैं और आपका नॉमिनी नहीं रहूँगा, तो नॉमिनी ए जो कंसेंट विड्रॉ कर रहा है वो नोटिस देगा। किसको नोटिस देगा? मेंबर को देगा और ओबीसी को देगा। वो मेंबर को भी देगा एंड कंपनी को भी देगा। तो मेंबर को अभी नोटिस मिल गया कि एक नॉमिनी मेरा जो था वो तो चला जाएगा। अब क्या करेगा वो? लॉजिकली आप सोचो कि लॉ का तो रिक्वायरमेंट है कि नॉमिनी तो होना ही चाहिए। अब एक नॉमिनी अगर चला गया तो व्हाट विल आई डू बीइंग द मेंबर? मुझे दूसरा कोई नॉमिनी चाहिए। तो इट इज लॉजिकल, दूसरा नॉमिनी बी, मेंबर नॉमिनेट करेगा दूसरा नॉमिनी बी को विदिन 15 डेज ऑफ रिसीट ऑफ नोटिस फ्रॉम द नॉमिनी ए। पहले नॉमिनी से जब नोटिस मिला था वो नोटिस मिलने के 15 दिन के अंदर मेंबर नॉमिनेट करेगा नॉमिनी बी को, दूसरा नॉमिनी को नॉमिनेट कर देगा। और प्रायर रिटन कंसेंट लेना होगा। जब भी नॉमिनी नॉमिनेट करते हो तब उससे पहले प्रायर रिटन कंसेंट लेना ही होगा। तो नॉमिनी बी से आप INC 3 प्रायर रिटन कंसेंट का फॉर्म इज INC 3। तो INC 3 में यू हैव टू नॉमिनेट। अब मेंबर फिर कंपनी को इंटीमेट करेगा कि मैंने नॉमिनी बी को नॉमिनेट कर दिया है, प्लस साथ में INC 3 रिटन कंसेंट जो है वो रिटन कंसेंट भी दे देगा। फिर कंपनी ROC को बताएगा कि विदिन 30 डेज की नोटिस ऑफ विड्रॉल, नॉमिनी ए से जो नोटिस मिला था वो नोटिस ऑफ विड्रॉल साथ में मेंबर ने जो दिया था कंपनी को इंटीमेशन ऑफ नॉमिनेशन, और नंबर 3 INC 3 यानी प्रायर रिटन कंसेंट। ये तीन चीज मिला के कंपनी ROC को देगा इन फॉर्म INC 4। तो सबसे पहले क्या होता है, मेंबर से मतलब नॉमिनी से नोटिस मिला कि मैं और आपका नॉमिनी काम नहीं करूँगा। तो नॉमिनी से नोटिस मिला, तो नोटिस मिलने के बाद मेंबर सोचे कि अरे अब तो दूसरा किसी को अपॉइंट करना होगा, तो वो नॉमिनी बी को अपॉइंट कर दो। कितने दिन के अंदर? 15 डेज के अंदर। अपॉइंटमेंट से पहले क्या देगा वो? INC 3 में प्रायर रिटन कंसेंट देगा। मेंबर अभी नॉमिनेट कर दिया, कंपनी को बताना होगा, तो मेंबर कंपनी को बताएगा कि मैंने नॉमिनेट कर दिया है नॉमिनी बी को और प्रायर रिटन कंसेंट दे रहा। दिस इज द प्रूफ ऑफ द रिटन कंसेंट और इंटीमेशन ऑफ नॉमिनेशन टू द कंपनी। कंपनी ROC को बताएगा, क्या बताएगा कि नॉमिनी ए से ये नोटिस मिला था, इंटीमेशन ऑफ नॉमिनेशन ऑफ नॉमिनी बी ये रहा और रिटन कंसेंट ये रहा। तो ये तीन चीज मिला के कंपनी ROC को देगा। ठीक है, तो यही चीज आपका यहाँ पे लिखा हो, ये पूरा पैराग्राफ में 15 डेज 30 डेज INC 4 INC 3, बट थोड़ा सा लैंग्वेज टफ रहता है तो इसलिए ऐसे रिप्रेजेंटेशन में इजी रहता है। फिर यहाँ पे आप देखो ROC से INC 4 नहीं, कंपनी ROC को जो सबमिट करेगा वो होगा इन फॉर्म नंबर INC 4। ROC से INC 4 नहीं है, दैट कंपनी विल सबमिट टू द ROC इन फॉर्म नंबर INC 4। फिर यहाँ पे सब्सक्राइबर और मेंबर ऑफ OPC में चेंज द नेम ऑफ सच पर्सन, मतलब मैं बीइंग द मेंबर आई में चेंज द नॉमिनी। इतना दिन ये नॉमिनी था, कल से यू विल बी द नॉमिनी। सो वो कैसे होगा, उसका केस नंबर 2 है, आप लोग एक बार पढ़ सकते हो। ठीक है, फिर तीसरा है वेयर द शेयर होल्डर ऑफ OPC सीजेस टू बी अ मेंबर, तब क्या होगा, मतलब जैसे मैं मेंबर हूँ, मेरे साथ कुछ हो गया तो तब क्या होगा, नॉमिनी मेरा जगह पे आ जाएगा। तो दैट इज केस नंबर 3 नेक्स्ट वाले फोटो में। ठीक है, तो ये तीन चीजें आप लोग केस देख सकते हो। नेक्स्ट हम लोग इसी से कंटिन्यू करेंगे। हाँ सर, वो नवीन भी 10 मिनट का बच्चे लोग दूर से आ रहे हैं ना, साथ में जाएंगे। ठीक है,